हेलो एवरीवन, जीके दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम कवर कर रहे हैं डेली करंट अफेयर। ये करंट अफेयर है फॉर यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है आज का भूगोल से रिलेटेड करंट अफेयर है। ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर का ग्लोबल कोल प्लांट ट्रैकर, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है और ये यूपीएससी के किस पेपर से रिलेटेड है? तो ये पेपर फर्स्ट जो है समान अध्ययन फर्स्ट, इससे रिलेटेड है। और किस टॉपिक से रिलेटेड है? तो देखिए, खनिज और ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। समान अध्ययन 3 में जो रिलेटेड है वो है संरक्षण। समान अध्ययन 2 में जो है वो सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप। प्रीलिम्स के लिए भी टॉपिक रिलेटेड है ये। तो प्रीलिम्स के लिए जिस टॉपिक से टच करता है वो देखिए, ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर, जीईएम का ग्लोबल कोल प्लांट ट्रैकर, दुनिया भर में कोयला बिजली परियोजनाओं की स्थिति। मेंस के लिए जिस टॉपिक से रिलेटेड है वो देखिए, वैश्विक ऊर्जा मॉनिटर, दुनिया भर में प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया और भारतीय महाद्वीप सहित। कहाँ से ये करंट लिया गया है? तो ये लिया गया है, स्रोत है इसका डाउन टू अर्थ न्यूज़पेपर से। चर्चा में क्यों रहा है वो देख लेते हैं। तो देखिए, चर्चा में क्यों रहा है ये, हाल ही में दुनिया भर में कोयला परियोजनाओं को सूचीबद्ध करने वाली गैर लाभकारी संस्था ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर ने जीईएम ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर जीईएम के ग्लोबल कोल प्लांट ट्रैकर का अपना त्रैमासिक अपडेट जारी किया है, जिसमें दुनिया भर में कोयला बिजली परियोजनाओं की स्थिति के बारे में कई प्रमुख निष्कर्षों पर प्रकाश डाला गया है। पहला है ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर जीईएम रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं? तो ये देख लेते हैं। कोयला निर्माण में वैश्विक रुझान। वर्ष 2023 में निर्माण शुरू होने वाली 95% से अधिक कोयला संयंत्र क्षमता चीन में है, जो नई कोयला परियोजनाओं में प्रभुत्व को दर्शाता है। लगातार दूसरे वर्ष नई कोयला बिजली क्षमता निर्माण में गिरावट देखी गई है, जो कई क्षेत्रों में कोयले के उपयोग को कम करने के संकेत हैं। आगे है विचाराधीन कोयला क्षमता। तो देखिए, विचाराधीन कोयला क्षमता क्या कौन कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए और कहाँ कहाँ है। 32 देशों में 110 गीगावाट कोयला बिजली क्षमता पर विचार किया जा रहा है। इतने पे विचार किया जा रहा है, जिससे पता चलता है कि बड़ी मात्रा में कोयला परियोजनाओं पर अभी भी विचार विमर्श किया जा रहा है। आगे है, भारत, बांग्लादेश और इंडोनेशिया अग्रणी देश है, जिसमें चीन के बाहर प्रस्तावित कोयला क्षमता का 83% हिस्सा शामिल है। नेक्स्ट है परियोजनाओं की स्थिति पर रुझान। इससे परियोजनाओं की स्थिति पर रुझान से रिलेटेड क्या है? वर्ष 2023 के पहले 9 महीने में कई देशों में 18.3 गीगावाट क्षमता वाले कोयला चालित संयंत्र स्थापना परियोजनाएं प्रस्तावित की गई थी, जिसे स्थगित या रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि रद्द करने के बावजूद भारत, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान और मंगोलिया में 15.3 गीगावाट के पूरी तरह से नए प्रस्ताव सामने आए हैं। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 तक भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और वियतनाम चीन के बाहर निर्माणाधीन 67 गीगावाट कोयला विद्युत क्षमता 84% का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय परिदृश्य। भारत ने वर्ष 2023 तक कोयले से चलने वाली विद्युत संयंत्र की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करने की योजना बनाई है, जिसका लक्ष्य राष्ट्रीय विद्युत योजना 2022 से 32 राष्ट्रीय विद्युत योजना नेशनल इलेक्ट्रिक प्लान में पहले निर्धारित लक्ष्य 27 गीगावाट की तुलना में 80 गीगावाट कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत में विशिष्ट राज्यों ने कोयला संयंत्र परियोजनाओं में प्रगति दर्शाई है। छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में परमिट दिए गए हैं और प्रगति की सूचना दी है। सिफारिशें हैं क्या? तो ये देखिए, जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों
के बीच रिपोर्ट ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावी ढंग से सीमित करने के लिए बिना किसी विनियम के नए कोयले विद्युत संयंत्रों के निर्माण को रोकने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देती है। नेक्स्ट है ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर, GEM क्या है? तो देखिए ये जो GEM है ये प्रीलिम से रिलेटेड भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। परिचय है इसका GEM के बारे में, ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर के बारे में। GEM स्वच्छ ऊर्जा के लिए विश्वव्यापी आंदोलन के समर्थन में जानकारी विकसित करने के साथ उसे साझा भी करता है। विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा परिदृश्य का अध्ययन करके और समझ बढ़ाने वाले डेटाबेस, रिपोर्ट एवं इंटरैक्टिव टूल बनाकर GEM विश्व के ऊर्जा प्रणाली के लिए खुली मार्गदर्शिका निर्मित करना चाहता है। नेक्स्ट है GEM के डेटा और रिपोर्ट उपयोगकर्ताओं में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व बैंक और ब्लूमबर्ग ग्लोबल कोल काउंटडाउन शामिल है। नेक्स्ट है ग्लोबल कोल प्लांट ट्रैकर। क्या है ग्लोबल कोल प्लांट ट्रैकर? ये देख लेते हैं। यह एक ऑनलाइन डेटाबेस है जो प्रत्येक ज्ञात कोयला आधारित उत्पादन इकाई के साथ साथ वर्ष 2010 से प्रस्तावित प्रत्येक नई इकाई 30 मेगावाट बड़ी प्रत्येक नई इकाई की पहचान करता है और उसका मानचित्रण करता है। कौन? ग्लोबल कोल प्लांट ट्रैकर। GEM द्वारा विकसित ट्रैकर प्रत्येक प्लांट का दस्तावेजीकरण करने के लिए फुटनोट विकी पेजों का उपयोग करता है और इसे जनवरी एवं जुलाई के आसपास वार्षिक रूप से अपडेट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए कोयला क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं UPSC में। परिचय जान लेते हैं। यह एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है जो तलछटी चट्टानों के रूप में पाया जाता है और इसे प्रायः ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ब्लैक गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? कोयला को। कोयला ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है और व्यापक रूप से उपलब्ध है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में लोहा एवं इस्पात, भाप इंजन जैसे उद्योगों में बिजली उत्पादित करने के लिए किया जाता है। आगे है कोयला से प्राप्त बिजली को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट है बिजली के प्रमुख कोयला उत्पादकों में चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत शामिल है। नेक्स्ट है भारत में कोयला वितरण। भारत में कोयला वितरण में क्या है? गोंडवाना कोयला क्षेत्र 250 मिलियन वर्ष पुराना। इसमें क्या है गोंडवाना कोयला क्षेत्र में? गोंडवाना कोयला भारत के कुल भंडार का 98% और कोयले के उत्पादन का 99% भाग है। गोंडवाना कोयला भारत के धातुक्रम ग्रेड के साथ साथ बेहतर गुणवत्ता वाले कोयले का निर्माण करता है। यह दामोदर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महानदी छत्तीसगढ़, ओडिशा, गोदावरी महाराष्ट्र तथा नर्मदा घाटियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है टर्सरी कोयला क्षेत्र। टर्सरी कोयला क्षेत्र जो है 50 से 60 मिलियन वर्ष पुराना है। टर्सरी कोयला क्षेत्र कितना पुराना है? 50 से 60 मिलियन वर्ष पुराना है। इसके बारे में देख लेते हैं। टर्सरी कोयला क्षेत्र के बारे में कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है लेकिन नमी और सल्फर प्रचुर मात्रा में होता है। टर्सरी कोयला क्षेत्र मुख्यतः अतिरिक्त महाद्वीपीय क्षेत्रों तक ही सीमित है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की हिमालय की तलहटी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केरल में शामिल है। आगे है वर्गीकरण। अब कोयले का वर्गीकरण देख लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोयले का वर्गीकरण UPSC में भी पूछता है और स्टेट PCS एग्जाम में भी पूछता है। तो देखिए सबसे पहला जो है एंथ्रासाइट कोयला, इसमें कार्बन होता है 80 to 95% और यह जम्मू कश्मीर में कम मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है बिटुमिन्स कोयला, इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है 60 to 80% और यह झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। आगे है लिग्नाइट कोयला, ये 40 से
55% इसमें कार्बन पाया जाता है। और यह कोयला जो है राजस्थान, लखीमपुर, असम, लखीमपुर कहाँ है? असम, एक लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है, लखीमपुर, असम एवं तमिलनाडु में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पीट कोयला। इसमें 40% कार्बन होता है। यह कार्बन पदार्थ लकड़ी यानी कार्बन पदार्थ से कोयले में परिवर्तन के पहले चरण में है। कार्बनिक पदार्थ से कोयले में परिवर्तन का यह पहला चरण है, यानी लकड़ी से कोयले में परिवर्तन का पीट जो है ये पहला चरण है। देखिए यूपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है विगत वर्ष में। क्या क्वेश्चन है हम देख लेते हैं। तो प्रीलिम में क्वेश्चन आया था 2019 में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है भारत हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है। देखिए गलत है, ये भारत जो कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर अभी भी नहीं है। और ये जो है वर्तमान में कोयला खंडों का ये लॉटरी के आधार पर नहीं किया जाता है। भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। एक्सप्लेन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है व्याख्या। वर्ष 1972 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में कोयला क्षेत्र का 2 चरणों में राष्ट्रीयकरण किया गया था। कोयला खंडों का आवंटन नीलामी के माध्यम से किया जाता है, न कि लॉटरी के आधार पर। कोयला क्षेत्र भारत के एकाधिकार क्षेत्र है। भारत के पास विश्व का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार है, लेकिन एकाधिकार फर्मों द्वारा कोयला उत्पादन की अक्षमता के कारण यह घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयला आयात करता है। लेकिन अभी भी देश कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय कोयले का अभिलक्षण है। यहाँ पे देखिए कौन सा भारतीय कोयले का अभिलक्षण है। तो 2013 में ये क्वेश्चन पूछा था। ऑप्शन है उच्च भस्म अंश, निम्न सल्फर अंश, निम्न भस्म संगलन तापमान। तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च भस्म अंश और निम्न सल्फर अंश जो है भारतीय कोयला का लक्षण है ये। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। निम्न भस्म संगलन तापमान ये भारतीय कोयले का लक्षण नहीं है। मेंस में भी इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन पूछा है। तो क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, गोंडवाना के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में बहुत कम प्रतिशत योगदान देते हैं। विवेचना कीजिए। 2021 में ये मेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव के बावजूद कोयला खनन विकास के लिए अभी भी अपरिहार्य है। विवेचना कीजिए। 2017 का ये मेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो करंट है उसको हम देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड करंट है। नेक्स्ट करंट अफेयर है भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। तो देखिए क्या है टॉपिक, डॉलरीकरण और आर्थिक बदलाव। ये समान अध्ययन पेपर 2 से रिलेटेड जो है यह भारत के हितों पर देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव। समान अध्ययन 3 से रिलेटेड है मौद्रिक नीति और उदारीकरण। तो देखिए, और ये जो टॉपिक है डॉलरीकरण और आर्थिक बदलाव, ये प्रीलिम से भी रिलेटेड है। किसमें तो टॉपिक है डॉलरीकरण, मुद्रास्फीति, विनिमय दरें, मौद्रिक नीति, डी डॉलरीकरण, भारत के व्यापार समझौते, विशेष वोस्ट्रो रुपया खाते। मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है डॉलरीकरण से संबंधित प्रमुख चुनौतियां, डी डॉलरीकरण प्रथाओं में वृद्धि के कारण। तो देखिए ये लिया कहाँ से गया है, तो इसका स्रोत है द हिंदू से ये न्यूज़ लिया गया है। चर्चा में क्यों रहा है, तो चर्चा में देखते हैं इसलिए रहा है ये कि गंभीर मुद्रास्फीति और व्यापक निर्धनता से त्रस्त अर्जेंटीना को एक निर्णायक क्षण का सामना करना पड़ रहा है। डॉलरीकरण को देश की आर्थिक चुनौतियों के संभावित समाधान के रूप में देखा जाता है।
अर्जेंटीना के हाल ही में निर्वाचित राष्ट्रपति ने अर्जेंटीना पेसो को डॉलर के बदलने का वादा किया है। हालांकि अर्जेंटीना में डॉलर भंडार की कमी के कारण डॉलरीकरण के तत्काल कार्यान्वयन की संभावना प्रतीत नहीं होती है। आगे है डॉलरीकरण किसी देश में प्राथमिक मुद्रा के रूप में स्थानीय मुद्रा की जगह या पूरक के रूप में संयुक्त राज्य डॉलर का उपयोग करना तथा अपनाना है। नेक्स्ट है डॉलरीकरण किसी अर्थव्यवस्था को कैसे बचा सकता है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, डॉलरीकरण मुद्रास्फीति को स्थिर करना। तो अनियंत्रित धन आपूर्ति के कारण बढ़ती कीमतों के चक्र को तोड़कर स्थिर मुद्रा शुरू करके डॉलरीकरण के संभावित रूप से हाइपर इन्फ्लेशन पर अंकुश लगा सकता है। यह स्थिरीकरण अर्थव्यवस्था में विश्वास को बढ़ावा देता है, निवेश और उपभोक्ता व्यय को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट देखिए है उन्नत व्यापार अवसर। डॉलरीकरण जो है उन्नत व्यापार अवसर को भी प्रदान करता है। एक डॉलर आधारित अर्थव्यवस्था निर्यात उन्मुख रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करके उन्हें प्रोत्साहित करती है। स्थिर मुद्रा के साथ विदेशी निवेशक विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के साथ संलग्न होने के लिए अधिक इच्छुक है। निर्यात के प्रति यह अभिविन्यास आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा दे सकता है। आगे है दीर्घकालिक योजना। दीर्घकालिक योजना में क्या क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, दीर्घकालिक योजना एक स्थिर डॉलर मूल्य बेहतर दीर्घकालिक आर्थिक योजना की अनुमति देता है। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के व्यवसाय घरेलू मुद्रा के मूल्यह्रास की अस्थिरता से बाधित हुए बिना अधिक सटीक पूर्वानुमान और निवेश कर सकते हैं। सट्टेबाजी के जोखिमों में कमी, और ये डॉलरीकरण से सट्टेबाजी की जोखिमों में भी कमी होती है। डॉलरीकरण विनिमय दरों में उतार चढ़ाव से जुड़े सट्टेबाजी के जोखिमों को कम कर सकता है। नेक्स्ट है यह स्थिरता विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर सकती है, क्योंकि इससे उन्हें कम जोखिम मिलने की अनुभूति होती है, जिससे अंततः पूंजी प्रभाव और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। वित्तीय अनुशासन मौद्रिक नीति पर नियंत्रण हटाकर डॉलरीकरण सरकार को आर्थिक स्थिरता के लिए राजकोषीय नीतियों पर भरोसा करने के लिए मजबूर करता है। नेक्स्ट है यह बदलाव आर्थिक विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन को प्रोत्साहित करता है, साथ ही संभावित रूप से सरकारी अपव्यय पर भी अंकुश लगा सकता है। नेक्स्ट है और आर्थिक अनुशासन को बढ़ावा दे सकता है। आगे है पूर्णतः डॉलर आधारित अर्थव्यवस्था इक्वाडोर। देखिए, इक्वाडोर जो है पूर्णतः डॉलर आधारित अर्थव्यवस्था बन गया है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो इक्वाडोर की अर्थव्यवस्था इस संदर्भ में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। किस संदर्भ में? पूर्णतः डॉलर आधारित अर्थव्यवस्था इक्वाडोर के बारे में हम देख रहे हैं कि इक्वाडोर जो है वो अर्थव्यवस्था के इस संदर्भ में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। वर्ष 2000 के दशक में डॉलरीकरण के पश्चात प्रारंभिक राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद देश ने आर्थिक प्रगति का अनुभव किया। किसने? इक्वाडोर ने। कम मुद्रास्फीति दर, कम ऋण अनुपात और बेहतर सामाजिक कल्याण ने इस तरह के कदम के संभावित लाभों को प्रदर्शित किया। हालांकि इक्वाडोर की सफलता केवल डॉलरीकरण के कारण नहीं थी। 2000 के दशक के दौरान बढ़ते तेल और गैस भंडार ने आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके अलावा विस्तारित सरकारी हस्तक्षेप और सामाजिक खर्च ने समृद्धि को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे है डॉलरीकरण से जुड़ी प्रमुख चुनौतियां क्या है। तो देखेंगे डॉलरीकरण से जुड़ी प्रमुख चुनौतियां क्या है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहली जो चुनौतियां हैं वो है नीतिगत बाधाएं। नीतिगत बाधाएं डॉलरीकरण किसी देश की मौद्रिक
यहाँ देखिए, डॉलरीकरण किसी देश की मौद्रिक नीति को स्वतंत्र रूप से प्रतिबंधित करने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से सीमित कर देता है। मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों पर नियंत्रण खोने से सरकार आर्थिक मंदी का जवाब देने की क्षमता बाधित हो सकती है। मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों पर नियंत्रण खोने से सरकार की आर्थिक मंदी का जवाब देने की क्षमता बाधित हो सकती है। आगे है आर्थिक आघात भेद्यता। स्थिर मुद्रा के साथ डॉलर वाली अर्थव्यवस्थाएं बाह्य आर्थिक आघातों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकती है। हाँ, उनके पास वैश्विक आर्थिक माहौल में अचानक आए बदलावों को संतुलित करने के लिए विनिमय दरों को समायोजित करने के लचीलेपन का अभाव है। नेक्स्ट है ग्रीस की स्थिति विदेशी मुद्रा अपनाने से संबंधित मुद्दों के लिए एक चेतावनी उदाहरण है। हालांकि ग्रीस द्वारा यूरो का उपयोग शुरू करने के बाद कुछ वृद्धि हुई थी, यूरोजोन संकट ने अपनी आर्थिक नीतियों पर नियंत्रण के बिना मुद्रा का उपयोग करने की समस्याओं को दिखाया। आगे है ग्रीस को यूरो का उपयोग करने के बदले में सख्त बजट कटौती और वित्तीय सहायताएं स्वीकार करनी पड़ी। ग्रीस को यूरो उपयोग करने के बदले में सख्त बजट कटौती और वित्तीय सहायता स्वीकार करनी पड़ी। नेक्स्ट है सीमित निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता, यानी कि डॉलरीकरण से क्या चुनौतियां हो सकती है, तो सीमित निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता भी हो सकती है। कैसे होगा ये, तो ये देखिए दिया है यहाँ पे कि विनिमय दर पर नियंत्रण खोने से निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए उपकरण के रूप में मुद्रा अवमूल्यन का उपयोग करने की देश की क्षमता सीमित हो सकती है। आंतरिक असंतुलन को दूर करने में असमर्थता डॉलरीकरण अर्थव्यवस्था के भीतर आंतरिक संरचनात्मकता मुद्दों को संबोधित नहीं कर सकता है। विदेशी मुद्रा पर निर्भरता आंतरिक सुधारों की आवश्यकता पर भारी पड़ सकती है, जैसे उत्पादकता में सुधार या आय असमानता को संबोधित करना, जो निरंतर आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। नोट में दिया है कि IMF ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने वर्ष 2022 में पाया कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अमेरिकी डॉलर में उतनी मात्रा में भंडार नहीं रख रहे हैं जितना वे पहले रखते थे। अब देखिए डी डॉलरीकरण क्या है, हम जान लेते हैं डी डॉलरीकरण के बारे में, ये भी ज़रूरी है जानना। पीटी में आ सकता है क्वेश्चन, डी डॉलरीकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए डी डॉलरीकरण किसी देश या क्षेत्र द्वारा अपनी वित्तीय प्रणाली या अर्थव्यवस्था में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने के लिए जानबूझकर या अनजाने में की गई एक प्रक्रिया को क्या करता है, संदर्भित करता है। डी डॉलरीकरण में लेन देन, भंडार, व्यापार, वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्धारण के मानक के रूप में डॉलर के उपयोग को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न उपाय शामिल हो सकते हैं। इससे संबंध कारण क्या है, तो इससे संबंध कारण है सरकारें कई कारणों से डी डॉलरीकरण का प्रयास कर सकती है, जैसे कि अमेरिकी मौद्रिक नीति के प्रभाव को कम करना, आर्थिक संप्रभुता का दावा करना, डॉलर के उतार चढ़ाव के प्रभावों को कम करना या वैश्विक वित्त में आर्थिक स्वतंत्रता की मांग करना। आगे है डी डॉलरीकरण के लिए रणनीतियाँ। अब डी डॉलरीकरण के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, तो इसमें मुद्रा भंडार में विविधता लाना, व्यापार समझौते में वैकल्पिक मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देना, मुद्रा स्वैप समझौते स्थापित करना या वित्तीय लेन देन के क्षेत्रीय मुद्राओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना शामिल हो सकता है। उदाहरण के लिए मार्च 2023 में RBI ने 18 देशों के साथ रुपये के व्यापार निपटान के लिए तंत्र स्थापित किया। इन देशों के बैंकों को भारतीय रुपये में भुगतान के
निपटान के लिए विशेष बोस्ट्रो रुपये खाते SVRAS खोलने की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका निष्कर्ष, डी-डॉलरीकरण और जितना भी अभी देखे हम। तो देखिए डी-डॉलरीकरण क्या है, इसका निष्कर्ष देखते हैं। प्रभावी घरेलू नीतियों के साथ डॉलरीकरण आर्थिक सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। हालांकि इसकी प्रभावकारिता स्वतंत्र आर्थिक रणनीतियों की आवश्यकता के साथ स्थिरता के लाभों को संतुलित करते हुए सूक्ष्म नीति निर्धारण पर निर्भर करती है। अब देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है हाल ही में IMF के SDR बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है। तो ये है 2016 में ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन है रूबल, रेंड, भारतीय रुपया, रेनमेनबी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, रेनमेनबी को शामिल करने का, जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया। अब नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड ही नेक्स्ट करंट अफेयर्स है जो इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। तो देखते हैं क्या है। डाक मतपत्र और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। डाक मतपत्र और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये देखिए किससे रिलेटेड है। तो देखते हैं डाक मतपत्र और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन समान अध्ययन पेपर 2 से रिलेटेड है। और टॉपिक किससे है, तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, संवैधानिक निकाय, संसद, राज्य विधायिका, मौलिक अधिकार, ये सब पेपर 2 से रिलेटेड है। प्रीलिम्स से भी ये टॉपिक रिलेटेड है। कैसे, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से प्रीलिम में क्वेश्चन आता है। डाक मतपत्र, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसर, मतदाता सत्यापन योग्य पेपर, ऑडिट ट्रेल्स, वीवीपैट्स, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बूथ लेवल ऑफिसर। तो ये सब पीटी से रिलेटेड हो गए टॉपिक। नेक्स्ट देखिए मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कैसे, एक मजबूत, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा डाक मतपत्रों की सुरक्षा की आवश्यकता। तो ये मेंस के लिए हो गया। लिया कहाँ से गया है, तो न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस से ये लिया गया है। आगे देखते हैं ये चर्चा में क्यों रहा। तो चर्चा में क्यों, यहाँ देखते हैं। चर्चा में क्यों रहा, तो हाल ही में मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों ने स्ट्रांग रूम में डाक मतपत्रों में हेरफेर और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने मतपत्रों की छटाई के लिए स्ट्रांग रूम खोला था, न कि वोटों की गिनती के लिए, और यह उन्होंने संबद्ध प्रतिनिधियों को पूर्व सूचना देने के पश्चात ही किया था। आगे है डाक मतपत्र और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है। ये पीटी में से क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए इसको देख लेते हैं। देखिए यूपीएससी के पीटी में ना फैक्चुअल क्वेश्चन कम रहता है, ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन रहता है, इसीलिए इसमें एनालिटिकल रूप से पढ़ना भी पड़ता है। तो देखिए डाक मतपत्र और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है। डाक मतपत्र के बारे में पहले हम देखते हैं। डाक मतपत्र सैनिक मतदाताओं, अनुपस्थित मतदाता जैसे 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग, दिव्यांगजन अथवा कोविड-19 से प्रभावित लोगों, चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाता और निवारक हिरासत के अंतर्गत आने वाले मतदाताओं के लिए मतदान विकल्प के रूप में कार्य करता है। रिटर्निंग ऑफिसर कौन सा है, तो रिटर्निंग ऑफिसर आरओ आवश्यक फॉर्म भर चुके पात्र व्यक्ति को मेल के माध्यम से चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाताओं को सुविधा केंद्र पर डाक मतपत्र प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जांच तथा संग्रहण। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जांच तथा संग्रहण के बारे में हम देखते हैं।
मतदान केंद्रों पर पहुंचने से पूर्व इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को एक निश्चित प्रक्रिया से गुजारा जाता है। प्रथम स्तरीय जांच और यादृच्छिकीकरण अभ्यास को पूरा होने के बाद अगस्त 2023 में जारी निर्वाचन आयोग के नवीनतम मैनुअल में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मशीनों को रिटर्निंग अधिकारियों को सौंप दिया जाता है। नेक्स्ट है, मतदान समाप्त होने के पश्चात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल्स वीवीपैट को संग्रह तथा रिसेप्शन केंद्र पर वापस ले जाया जाता है, जहां उन्हें स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। निर्वाचन आयोग की नियमावली के अनुसार सभी उम्मीदवारों को इसकी जानकारी देना अनिवार्य है तथा सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए उन्हें अपने प्रतिनिधियों को भेजने की अनुमति होती है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के सुरक्षा उपाय और भंडारण। यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के सुरक्षा उपाय एवं भंडारण। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के परिवहन में सशस्त्र सुरक्षा और वातानुकूलित स्ट्रांग रूम में भंडारण सहित कड़े सुरक्षा उपाय शामिल हैं। यह स्ट्रांग रूम मतदान के दिन तक ईवीएम के लिए एक सुरक्षित स्थान के रूप में काम करते हैं, जिससे मतदान प्रक्रिया की अखंडता और गोपनीयता सुनिश्चित होती है। राजनीतिक दल के प्रतिनिधि इस भंडारण प्रक्रिया की देखरेख में भूमिका निभाते हैं, जिससे चुनावी प्रणाली में पारदर्शिता की एक अतिरिक्त परत जुड़ जाती है। नेक्स्ट है, आगे है, डाक मतपत्र और अनुपस्थित मतदाताओं के लिए क्या प्रक्रिया है। डाक मतपत्रों की प्रक्रियाएं। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार डाक मतपत्रों को संभालने वाले सुविधा केंद्र प्रभारी को पार्टी और उम्मीदवार प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सर्वप्रथम ड्रॉप बॉक्स खोलना आवश्यक है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के मतपत्रों को एक बड़े लिफाफे या सूती कप बैग में रखा जाता है और फिर प्रत्येक मतदान दिवस के अंत में रिटर्निंग ऑफिसर को भेजा जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर इन बैगों को अपने कब्जे में लेता है और उन्हें एक निर्दिष्ट विशेष स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रूप से संग्रहित करता है। अनुपस्थित मतदाता के बारे में हम देखते हैं। अनुपस्थित मतदाताओं के लिए बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ मतदाताओं के घरों तक मतपत्र पहुंचाते हैं। बीएलओ चुनाव अधिसूचना के 5 दिनों के भीतर भरे हुए फॉर्म लेने के लिए लौटते हैं और उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर के पास प्रतिदिन जमा करते हैं। अनुपस्थित मतदाताओं के बीच आवश्यक सेवाकर्मी विशेष डाक मतदान केंद्र का उपयोग कर सकते हैं, जो मतदान दिवस के पहले लगातार 3 दिनों तक मतदान करा सकते हैं। इन केंद्रों से डाक मतपत्रों के पैकेट प्रत्येक दिन के अंत में रिटर्निंग ऑफिसर को भेजे जाते हैं। डाक मतपत्रों के लिए सुरक्षित संचालन और गिनती की तैयारी। अब हम देखेंगे डाक मतपत्रों के सुरक्षित संचालन कैसे होती है और उनकी गिनती की तैयारी कैसे होती है। ऐसे मामले में जहां वोटों की गिनती रिटर्निंग ऑफिसर के मुख्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान पर की जानी है, गिनती से 1 दिन पहले डाक मतपत्रों को मतगणना केंद्र के दूसरे स्ट्रांग रूम में हस्तांतरित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया सावधानीपूर्वक चुनावी दिशा निर्देश के अनुपालन में डाक मतपत्रों के लिए सुरक्षित संचालन, दस्तावेजीकरण और अंतिम गिनती सुनिश्चित करती है। यह प्रक्रिया सावधानीपूर्वक चुनावी दिशा निर्देशों के अनुपालन में डाक मतपत्रों के लिए सुरक्षित संचालन, दस्तावेजीकरण और अंतिम गिनती सुनिश्चित करती है। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट। वीवीपैट एक स्वतंत्र सत्यापन प्रिंटर मशीन है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़ी होती है।
यह मतदाताओं को यह सत्यापित करने में मदद करती है कि उनका वोट उनके इच्छित उम्मीदवार को गया है या नहीं। जब कोई मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बटन दबाता है तो वीवीपैट के माध्यम से एक कागज़ की पर्ची छपती है। पर्ची में उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह और नाम होता है। यह मतदाताओं को अपनी पसंद सत्यापित करने में मदद करता है। ये पीटी के लिए, ये फैक्ट जो है पीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीवीपैट के कांच के केस से मतदाता को 7 सेकंड तक दिखाई देने के बाद पर्ची वीवीपैट मशीन में बने ड्रॉप बॉक्स में डाल दी जाती है और एक ध्वनि सुनाई देती है। वीवीपैट मशीनों तक केवल मतदान अधिकारी की पहुंच होती है। आगे है ईवीएम को सुरक्षित करने के विभिन्न उपाय। अब ईवीएम को कैसे सुरक्षित करेंगे तो इसके विभिन्न उपाय भी हैं, तो हम उस उपाय को देख लेते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सुरक्षित करने के विभिन्न उपाय। कार्यात्मक जांच, मशीनों के पिछले परिणाम को हटा दिया जाता है। क्षतिग्रस्त स्विच, बटन, कनेक्शन और सील की जांच की जाती है। यादृच्छिक जांच, मतदान के लिए उपयोग की जाने वाली कुल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की 5% संख्या मॉक पोल आयोजित किया जाता है। लगभग 1000 वोट डाले जाते हैं और परिणाम के प्रिंट आउट विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वितरण में यादृच्छिकता, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को निर्वाचन क्षेत्रों और बूथों पर बेतरतीब ढंग से रखा जाता है और यह पहचानना मुश्किल होता है कि कौन सी मशीन कहाँ रखी है। पहले दौर के दौरान ईवीएम को एक निर्वाचन क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से आवंटित किया जाता है और दूसरे दौर में उन्हें यादृच्छिक रूप से मतदान केंद्र पर आवंटित किया जाता है। आगे है पूर्वाभ्यास। पूर्वाभ्यास क्या है ये देखिए। वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले उम्मीदवारों उनके एजेंटों की उपस्थिति में कम से कम 50 वोटों के साथ मतदान अभ्यास का आयोजन किया जाता है। फिर मॉक पोल बंद कर दिया जाता है और परिणाम प्रदर्शित किए जाते हैं। मतदान के दिन मतदान एजेंटों, पर्यवेक्षकों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों द्वारा विभिन्न प्रकार की जांच की जाती है। सुरक्षित और संरक्षित, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उनके कैरी केस में रखा जाता है और सील कर दिया जाता है। मशीनों को सशस्त्र अनुरक्षण के तहत रिसेप्शन सेंटर में वापस लाया जाता है और स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। नेक्स्ट है मौजूदा वीवीपैट सत्यापन दर को बढ़ाना। मौजूदा वीवीपैट सत्यापन दर को प्रति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र या खंड में 1 से बढ़ाकर 5 यादृच्छिक ईवीएम तक करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से गणना की अखंडता के बारे में संदेह करने वाले को आश्वस्त करने का प्रयास है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूपीएससी में जो क्वेश्चन आया है पिछले वर्ष, वो देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन 2017 में आया है। भारत का चुनाव आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। तो देखिए भारत का चुनाव आयोग जो है वो 5 सदस्यीय निकाय नहीं है, ये गलत हो गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। नहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय दोनों के चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम तैयार नहीं करता है, तो 2 भी गलत हो गया। नेक्स्ट है चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवादों का समाधान करता है, तो आंसर हो जाएगा 3, केवल डी होगा आंसर। मेंस के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंस के लिए देखिए क्वेश्चन दिया है कि आदर्श आचार संहिता के विकास के आलोक में भारत के चुनाव आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए। भारत के चुनाव आयोग की भूमिका पर क्या कह रहा है, चर्चा करने के लिए कह रहा है। हाँ, तो नेक्स्ट करेंट अफेयर है जैव विविधता और पर्यावरण। तो देखिए जैव विविधता और पर्यावरण से रिलेटेड जो टॉपिक है वो है वैश्विक सागरीय जीवन और महासागरों के तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ये किससे रिलेटेड है,
यूपीएससी के किस पेपर से रिलेटेड है? तो ये सम्मान अध्ययन पेपर 3 से रिलेटेड है। पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, ये पेपर 3 के ये चैप्टर का नाम है पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट। तो प्रीलिम्स के लिए कैसे ये इम्पॉर्टेंट है? तो देखिए प्रीलिम्स के किस टॉपिक से ये टच करता है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु परिवर्तन, महासागरों का ताप, भूमध्य सागर, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, कोरल ब्लीचिंग, सौर विकिरण। मेंस के लिए ये कैसे टच करता है? तो देख लीजिए कैसे इंपॉर्टेंट है। सागर के तापमान में वृद्धि और सागरीय जल स्तर में वृद्धि का समुद्री जैव विविधता पर प्रभाव। कहाँ से लिया गया है ये करंट अफेयर? तो ये करंट अफेयर लिया गया है बिजनेस स्टैंडर्ड से। तो अब ये चर्चा में क्यों रहा है, आगे देखते हैं कि वैश्विक सागरीय जीवन और महासागरों के तापमान में जो वृद्धि हो रही है ये चर्चा में क्यों है। तो हम ये देख लेते हैं। हाल ही में ट्रेड्स इन इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया कि जलवायु परिवर्तन महासागरों के तापमान में वृद्धि कर रहा है और इसके परिणाम स्वरूप उष्णकटिबंधीय सागरीय प्रजातियों भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर स्थानांतरित हो रही है। तापमान में वृद्धि होने के कारण समशीतोष्ण प्रजातियों में कमी आ रही है। उन्हें निवास स्थान और नए शिकारियों के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन कैसे उष्णकटिबंधीय का कारण बनता है? तो देखिए अध्ययन कह रहा है, अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन जो है कैसे उष्णकटिबंधीयकरण का कारण बनता है। तो ये क्या होता है उष्णकटिबंधीयकरण, ये देखते हैं, और कैसे जलवायु परिवर्तन उष्णकटिबंधीय का कारण बनता है वो भी हम देखेंगे। आगे है कि उष्णकटिबंधीयकरण, जलवायु परिवर्तन एक समुद्री घटना का कारण बनती है जिसे उष्णकटिबंधीयकरण के रूप में जाना जाता है, जहां उष्णकटिबंधीय प्रजातियां अपनी सीमा का विस्तार करती है जबकि समशीतोष्ण प्रजातियां पीछे हट जाती हैं। तापमान बढ़ने के कारण समशीतोष्ण प्रजातियां कम हो रही है, उन्हें आवास के लिए अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है और नए शिकारी सामने आते हैं। यह वैश्विक बदलाव समुद्री पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता को बदल रहा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इस प्रक्रिया को पहले उदाहरण के रूप में भूमध्य सागर में देखा गया था। उष्णकटिबंधीय प्रजातियों में वृद्धि के कारण भूमध्य सागर को उष्णकटिबंधीय हॉटस्पॉट माना जाता है। आगे देखिए जलवायु परिवर्तन के कारण प्रजातियों का विस्तार। अब देखिए जलवायु परिवर्तन के कारण किस प्रजातियों का विस्तार हो रहा है। जलवायु परिवर्तन द्वारा उन भौतिक कारकों को बदल दिया गया है जो प्रजातियों के विस्तार को प्रभावित करते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय एवं समशीतोष्ण क्षेत्रों को अलग करने वाले क्षेत्रों में समुद्री धाराएं। ये गर्म जल सीमा धाराएं वैश्विक महासागरीय जल के औसत की तुलना में तेजी से गर्म हो रही है, जिससे प्रजातियों को ध्रुवीय स्थानांतरण की सुविधा प्राप्त हो रही है और समशीतोष्ण प्रजातियों की वापसी को सहायता मिल रही है। उदाहरण रेंज विस्तारित उष्णकटिबंधीय डैम सेलफिश और समशीतोष्ण रीफ मछलियों को सह अस्तित्व की अनुमति देने के लिए उन्हें भोजन और सामाजिक व्यवहार में बदलाव करते हुए प्रलेखित किया गया है। नेक्स्ट है नए लक्षणों का विकास। जलवायु परिवर्तन से नए लक्षणों का भी विकास हो रहा है, तो हम देख लेते हैं कि कौन से नए लक्षण का विस्तार हो रहा है। पारिस्थितिकी और विकास के बीच घनिष्ठ संबंध के कारण प्रजातियों के परस्पर क्रिया में परिवर्तन से नए लक्षणों या व्यवहारों का विकास हो रहा है। महासागरीय तापन क्या है? परिचय देखते हैं। सबसे पहले महासागरीय तापन है क्या? महासागर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से अधिकांश अतिरिक्त गर्मी को अवशोषित करते हैं, जिससे समुद्र का तापमान बढ़ जाता है। कारण क्या है? तो कारण देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ऊर्जा, वनों की कटाई और औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए जीवाश्म ईंधन में क्या क्या आता है? कोयला, तेल
और प्राकृतिक गैस जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O सहित महत्वपूर्ण मात्रा में ग्रीन हाउस गैस निकलती है। वायुमंडल में ये गैसें गर्मी को रोकती है, जिससे वायुमंडल और महासागरों दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण। महासागर विशाल जलाशय के रूप में कार्य करते हैं। महासागर जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करते हैं, जो मानव गतिविधियों से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अवशोषित करते हैं। और क्या होता है कि मानव गतिविधियों के कारण महासागर को ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करना पड़ रहा है, जबकि यह अवशोषण भूमि पर जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करता है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र का तापमान भी क्या होता है, बढ़ता है। आगे है सौर विकिरण। सौर विकिरण में परिवर्तन हालांकि मानव प्रेरित कारणों की तुलना में एक मामूली योगदान करता है। यह लंबी अवधि में समुद्र के तापमान को प्रभावित कर सकता है। इसका प्रभाव देखिए, इसका प्रभाव क्या पड़ता है जलवायु परिवर्तन का। प्रवाल विरंजन हो रहा है। अत्यधिक तापमान होने के कारण मूंगे अपने ऊतकों में रहने वाली सहजीवी शैवाल को बाहर निकाल सकते हैं, जिससे मूंगे का विरंजन हो सकता है। लंबे समय तक ब्लीचिंग से मूंगे कमज़ोर हो जाते हैं और ये बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, जिससे मूंगा चट्टान पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। सागरीय स्तर में वृद्धि। सागर का तापमान सागरीय जल के तापीय विस्तार में योगदान देता है। इससे ध्रुवीय बर्फ की चोटियों और ग्लेशियरों के पिघलने के साथ साथ समुद्र के स्तर में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप तटीय क्षरण हो सकता है और तटीय समुदायों की संवेदनशीलता बढ़ सकती है। सागरीय खाद्य जाल का विघटन। समुद्र के तापमान में परिवर्तन। आगे है सागरीय खाद्य जाल का विघटन। समुद्र के तापमान में, यहाँ पे देखिए, समुद्र के तापमान में क्या है, सागरीय खाद्य जाल का विघटन। समुद्र के तापमान में परिवर्तन सागरीय प्रजातियों के वितरण और प्रचुरता को परिवर्तित कर सकता है, जिससे सागरीय खाद्य जाल की संरचना प्रभावित हो सकती है। इसका मत्स्य पालन एवं उन पर निर्भर समुदायों की आजीविका पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। महासागर अम्लीकरण। अब नेक्स्ट देखते हैं महासागर अम्लीकरण क्या होता है। महासागर का अम्लीकरण। महासागरों द्वारा अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण से महासागरों का अम्लीकरण होता है। अम्लीकरण कैल्शियम कार्बोनेट कंकालों अथवा सीपों वाले समुद्री जीवों को हानि पहुंचा सकता है, जिनमें कोरल, मोलस्क तथा कुछ प्लवक शामिल हैं, जिससे संपूर्ण सागरीय खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। निष्कर्ष में क्या है? निष्कर्ष है वैश्विक समुद्री प्रजातियां जलवायु प्रेरित उष्णकटिबंधीयकरण के कारण बदलती है, जिसका उदाहरण भूमध्य सागर में हॉटस्पॉट है। ग्रीन हाउस गैस जैसे कारकों से महासागर के गर्म होने से मूंगा विरंजन, सागरीय स्तर में वृद्धि के साथ खाद्य जाल में व्यवधान उत्पन्न होता है। जैव विविधता, तटीय समुदायों और अर्थव्यवस्थाओं को खतरे को कम करते हुए महासागरीय स्वास्थ्य को संरक्षित करने के लिए तत्काल जलवायु शमन महत्वपूर्ण है। ये निष्कर्ष में लिखा जा सकता है। यूपीएससी सिविल सेवा में जो विगत वर्ष में जो क्वेश्चन आया है उसको हम देख लेते हैं। मेंस का क्वेश्चन है, प्रवाल जीवन प्रणाली पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का उदाहरण सहित आकलन कीजिए। ये क्वेश्चन 2017 में आया था। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है। जलवायु परिवर्तन से भारत कैसे प्रभावित होगा? भारत के हिमालयी और तटीय राज्य जलवायु परिवर्तन से कैसे प्रभावित होंगे? 2017 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा कीजिए और वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के आलोक में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने वाली ग्रीन हाउस गैस के स्तर को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों की व्याख्या कीजिए। 2022 में ये क्वेश्चन आया था। तो आज के लिए इतना ही।
ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर था, और पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए। तो आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।